नमस्कार, स्वागत है आज की इस क्लास में सभी बच्चों का। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन की। प्रकाश के परावर्तन की बात हम पहले ही कर चुके हैं और प्रकाश का परावर्तन जो होता था तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग करते थे? वहाँ पे हम दर्पण का प्रयोग करते थे। यानी कि यहाँ पर ऐसा हम दर्पण की सतह लेते थे और उस पे एक तरफ पॉलिश होती थी और यहाँ से किरण डालते थे और यहीं से किरण परावर्तित हो जाती थी और यहाँ से हम अवलंब डाल के देखते थे। तो ये तल से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद ये किरण वापस चली जाती थी। लेकिन अपवर्तन में किरण जो होती है वो यहाँ से तल से टकराने के बाद वापस नहीं जाती है, बल्कि सीधी पार हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर जो प्रयोग करते हैं वो दर्पण नहीं, लेंस का प्रयोग करते हैं। ऐसे पारदर्शी माध्यम का प्रयोग किया जाता है अपवर्तन में। तो सबसे पहली बात हमें यही जान लेनी है कि यहाँ पे जो हम माध्यम लेंगे वो कैसा माध्यम होगा। वो माध्यम होगा एक पारदर्शी माध्यम होगा। पारदर्शी माध्यम होगा अर्थात हम दर्पण जैसा माध्यम प्रयोग नहीं करेंगे, अर्थात हम लेंस का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ से किरण जाएगी और यहाँ पर पार हो जाएगी, उसके आर पार निकल जाती है। तो ये जो कहलाता है यही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। यानी कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से आती है और दूसरे माध्यम में वो उसके अंदर चली जाती है। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि यहाँ पे भी ये देखने को मिलता है, ये जो किरण होती है, जो किरण आती है इसको आपतित किरण कहते हैं, ये आ रही है। किंतु ये भी किरण जो होती है बिल्कुल सीधी नहीं जाती है। देखिए हमने सीधी यहाँ पे किरण खींची है, तो ये किरण जो है यहाँ पे सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन वो क्या हुई है, थोड़ी नीचे चली गई है। ये भी अपने मार्ग से मुड़ जाती है, विचलित हो जाती है, यानी कि अपवर्तित हो जाती है। इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। और ये जो किरण इधर से आ रही है इसको कहते हैं आपतित किरण। और ये यहाँ पे जो किरण जा रही है इसको कहते हैं अपवर्तित किरण। आपतित किरण और अपवर्तित किरण कहते हैं। यहाँ पे हमने माध्यम कौन से लिए हैं? यहाँ पे माध्यम जो लिया है हमने वो इधर लिया है विरल माध्यम, अर्थात यहाँ पे हम वायु की बात कर रहे हैं। यहाँ पे केवल वायु है, खुली जगह में हमने रखा है ये। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कांच, यानी कि कांच का कह सकते हैं या लेंस का कह सकते हैं, प्रयोग कर रहे हैं। तो ये जो माध्यम है विरल माध्यम है और ये माध्यम जो है वो सघन माध्यम है। अब सर विरल माध्यम क्या होता है? विरल माध्यम ऐसा होता है जिसमें कोई पदार्थ है, यानी कि उसके काफी दूर दूर होते हैं और इसमें जो चाल होती है प्रकाश की वो ज्यादा होती है। और सघन माध्यम, इसमें पदार्थ जो है तो उसके कण जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, बहुत पास पास रहते हैं, यानी कि वो सघन माध्यम है और उसमें प्रकाश की चाल जो होती है कम हो जाती है। दो माध्यम है, आपसे कह दिया जाए खुले आसमान के नीचे दौड़िए तो यानी कि वायु का माध्यम कहेंगे हम, तो तेजी से दौड़ते हुए चले जाएंगे। और आपको कुदा दिया जाए तालाब में, कहा इसमें दौड़िए, माध्यम चेंज कर दिया, द्रव कर दिया, तो वो तो द्रव जो है कैसा माध्यम है, द्रव जो है वो सघन माध्यम हो गया, तो वहां पे आपकी चाल घट जाएगी। तो यानी कि माध्यम बदलने पे चाल भी घट जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन की सबसे पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है
तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश के किरण को अपने मार्ग से विचलित हो जाना, यहाँ पे प्रकाश की लिखो, प्रकाश की किरण को विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो ये जो किरण गई थी यहाँ पे और ये अपने मार्ग से विचलित हो गई है, तो ये क्या हो गया है, प्रकाश का अपवर्तन हो गया है। अपवर्तन में किसका हम प्रयोग करते हैं, यानी कि पारदर्शी माध्यम का प्रयोग करते हैं, दर्पण जैसे माध्यम का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। यहाँ पे कौन कौन से नोट में हमने लिखा है, प्रकाश का अपवर्तन सिर्फ पारदर्शी पदार्थों से ही होता है, जैसे शीशा है, वायु है, जल है, ठीक है, जिनके आर पार देखा जा सके वो पारदर्शी होते हैं, ठीक है। लेंस है, कोई शीशा लगा हुआ है तो उसमें हम आर पार देख सकते हैं। वायु है, वायु में ही हम लोग रहते ही हैं एक तरीके से, तो उसमें सब चीजों को, सारी चीजों को एक देखते रहते हैं। जल है, जल में भी हाथ डालें तो वो दिखाई देता रहता है। इसके बाद यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं अपवर्तन का कारण। तो अपवर्तन का कारण क्या होता है, ये अपना जो रास्ता था यहाँ पर सीधा रास्ता क्यों नहीं रहा, ये क्यों जो था अपने रास्ते से ये किरण जा रही थी, जो आपतित किरण थी वो क्यों विचलित हो गई, तो ये इसीलिए विचलित हो गई क्योंकि माध्यम चेंज हो गया है। अपवर्तन प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। अब माध्यम बदला, विरल से कहाँ आ गए सघन में, माध्यम बदला तो चाल भी बदल जाती है, चाल भी बदल जाती है और चाल में बदलने के कारण ही ये परिवर्तन होता है। क्या आप लोग जानते हैं प्रकाश की चाल जो है, अगर निर्वात की बात करें, निर्वात यानी कि जहां पर वायु भी ना हो तो वहां पर कितनी होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये होती है 3 × 10⁻⁸ कितनी 8 मीटर पर सेकेंड, ये इतनी होती है। लेकिन यहाँ पे कम होती जाती है, यानी कि जो चाल होती है वो ठोस में कम होती है, द्रव में ज्यादा होती है और वायु में और ज्यादा होती है, ठीक है। तो इस बात को अब हम आगे समझते हैं पूरे चित्र को, प्रकाश के अपवर्तन वाले चित्र को। अब हमें प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम पढ़ने हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। देखिए परावर्तन के भी 2 नियम हैं और अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, तो आपको ये ध्यान रखना है परीक्षा में आपसे परावर्तन के नियम पूछे गए हैं या अपवर्तन के नियम पूछे गए हैं। कई बच्चे गलती ये कर देते हैं कि परावर्तन के नियम पूछे गए, अपवर्तन का नियम लिखा है, हमें तो पता ही नहीं था, बाद में पता चल पाता है। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है। अब इसके 2 नियम हैं, ठीक है। तो पहला नियम क्या बताया गया है, ये आपतित किरण जो है, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी कि ये कह रहे हैं ये जो किरण है आपतित किरण है और ये जो है अपवर्तित किरण है, और ये जो होता है यहाँ पे आपतन बिंदु होता है, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आपतन बिंदु। जहाँ पे तीनों मिलते हैं इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु, ठीक है। तो आपतन बिंदु पर आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी कि ये एक ही तल में सब हैं। यहाँ पे हम देखते हैं तो ये पहला नियम बताया गया है। इस चित्र को आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। यहाँ पे इस चित्र को देखेंगे तो ये यहाँ पे एक आभासी लाइन खींच ली जाती है सीधी, इसके लंबवत लाइन जो खींची जाती है इसको क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, ठीक है। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है इसे आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन कोण। और इसको किससे व्यक्त करते हैं, आई से प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल आई से, क्योंकि आपतित किरण जो है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, तो आई से इसीलिए इसे व्यक्त किया जाता है। और अभिलंब और
अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है इसे अपवर्तित कोण ही कहते हैं और इसे प्रदर्शित करते हैं स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जाता है। रेफ्रेक्टेड रे जो होती है इसकी अंग्रेजी होती है तो आर से शुरू होती है, इसीलिए इसे आर से स्मॉल आर से दिखाया जाता है। तो ये बातें हमें कुछ ध्यान देनी है। चलिए दूसरा नियम देख लेते हैं। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम ये कहता है कि जब प्रकाश की किरण जाती है तो आपतन कोण की ज्या, ये जो आपतन कोण की ज्या होती है, ज्या का मतलब क्या होता है, ये इसको साइन से दिखाते हैं। साइन जो होता है उसको हिंदी में ज्या बोलते हैं। और अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन आई, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन आई और साइन आर का एक अनुपात जो होता है वो एक नियत अनुपात होता है, यानी कि एक निश्चित अनुपात में ये मान घटेंगे बढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि पता चला आपने यहाँ पे 20 का डिग्री का अंतर किया तो यहाँ भी 20 डिग्री का ही अंतर होगा। अंतर इसमें बराबर देखने को मिलता है, अनुपात यहाँ पे स्थिर रहता है। तो इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं अपवर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। और ये नियम जो दिया था स्नेल ने दिया था, इसलिए इसे स्नेल का अपवर्तन नियम भी कहते हैं। तो चलिए एक बार पूरा इसको पढ़ लेते हैं। जब प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों के की लिखिए यहाँ पे माध्यमों की सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं और ज्या को साइन से। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की कोण की ज्या साइन आर का अनुपात कैसा होता है? नियतांक होता है। इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। तो ये आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के का अनुपात जो होता है वो नियतांक होता है, इसी को दूसरा नियम कहते हैं। ठीक है, तो दोनों नियम बहुत आसान है ये। यानी कि पहला नियम ये है आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों ही एक तल में होते हैं, सिंपल सी बात। और दूसरा नियम क्या कह रहा है? आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात कैसा होता है? नियतांक होता है, स्थिर होता है। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये दो नियम हमने यहाँ पे अपवर्तन के पढ़े हैं। तो अब हमें अपवर्तन के कुछ उदाहरण भी देखने को मिलते रहते हैं। जैसे हम ये ग्लास है और ग्लास में यहाँ पे क्या है? जल है। ग्लास है और ग्लास में यहाँ तक इसमें जल है और अगर कोई भी चीज डालें, यहाँ पे पेंसिल ये दिखाई गई है तो आप डालेंगे तो ये कैसी मुड़ी हुई दिखाई देती है, मुड़ी हुई दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि अभी हमने कहा था कि जो किरण होती है यहाँ से ये इसको अविलंब माना गया है। तो किरण जो होती है ये हम यहाँ से देख रहे हैं ऊपर से, ठीक है, तो ये सीधी नहीं जाती है, वो कैसी होती है? इस अविलंब की तरफ झुक जाती है। तो इसीलिए पेंसिल क्या होती है? हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो पहला बर्तन का ये उदाहरण है यहाँ पे। शीशे के गिलास में रखा पेंसिल या चम्मच मुड़ी हुई नजर आना। जब हम किसी शीशे के गिलास में आधा पानी भरकर उसमें एक पेंसिल को आंशिक रूप से डुबोते हैं तो यह मुड़ी हुई नजर आती है। ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। जल की सतह के अंदर की पेंसिल जो सीधी होनी चाहिए मुड़ी हुई नजर आती है। यहाँ प्रकाश के अपवर्तन का वही नियम लागू होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है। यहाँ वायु है, यहाँ पे कैसा है? सघन माध्यम है। और यहाँ पे ये जल है तो ये कैसा है? ये यहाँ पे ये विरल माध्यम है। वायु कैसा है? एक विरल माध्यम है। और ये कैसा है? एक सघन माध्यम है। तो ये अविलंब की ओर क्या होती है? मुड़ जाती है।
फिर से एक बार देख लें, यही चीज यहाँ पे है आपको देखनी। ये जो वायु है ग्लास में आधा भरा हुआ है यहाँ तक, तो ये ऊपर विरल माध्यम है और यहाँ पे कैसा माध्यम है, ये सघन माध्यम है। तो यहाँ से किरण जाती है, हम देखते हैं, ठीक है। तो ये फिर किधर, ऐसे ही इधर से देख रहे खड़े होके एक साइड से, तो फिर ये अविलंब से क्या होती है, थोड़ी सी झुक जाती है, इसीलिए ये अपने स्थान पे दिखाई नहीं देती है, यानी कि मुड़ी हुई हमें दिखाई देती है। ठीक ही ऐसा दूसरा एग्जाम्पल एक और है हमारे सामने। अगर कोई सिक्का इक्का डाल देते हैं पैसा रेजगारी वाला, तो सिक्के शीशे के ग्लास में रखा सिक्का भी उठा हुआ नजर आता है। तो वही बात है, यहाँ पर, यहाँ पे माध्यम की बात है, यहाँ पे विरल माध्यम है, यहाँ सघन माध्यम है, यहाँ सिक्का रखा हुआ है। बट हम यहाँ से देखेंगे तो ये किरण जो होती है सीधी नहीं जा पाती है, ठीक है। और अपवर्तन के कारण क्या होती है, ये भी अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर हुआ उठा हुआ नजर आता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमारी नजर पड़ती है, यहाँ पर हमारी नजर पड़ती है, लेकिन हमें चीज कब दिखाई देती है, इससे जब टकरा के किरण जाती है तब हमें वो चीज दिखाई देती है। परंतु ये किरण जो होती है यहाँ से टकरा के जाती है किरण, तो ये यहाँ पे सघन माध्यम है और यहाँ पे है विरल माध्यम, तो ये चीज थोड़ी होती है इधर हमें दिखाई देती है, यानी कि अवलंब से दूर दिखाई देती है, ये मतलब है। ऐसे ही जब हम कोई सिक्का पानी से भरे गिलास में रखते हैं तो हम देखते हैं कि सिक्का उठा हुआ नजर आता है। ये घटना भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होती है, अतः ये स्पष्ट हो जाता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण सिक्का अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर उठा हुआ नजर आता है। तो इस बात को हमने पूरी तरीके से लिखा है यहाँ पे। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इस बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिए हैं, एक और एग्जाम्पल हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। सूर्योदय से कुछ पहले, ठीक है, एवं सूर्यास्त से कुछ समय पश्चात तक सूर्य का दिखाई देना। सूर्य जो होता है सही से उदय नहीं हो पाता है, लेकिन हमें सूर्य दिखाई देता है, और सूर्योदय हो जाता है उसके बाद भी हमें थोड़ा दिखाई देता रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो जब सूर्य, यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं फिर बात को जब सूर्योदय होने लगता है तो उससे पूर्व ही सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल के विभिन्न घनत्व की परतों में अपवर्तित हो जाती हैं। हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर उठते हैं वायुमंडल का घनत्व कम हो जाता है। देखिए ये वायुमंडल है, ये हमारी पृथ्वी है, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ये यहाँ कहीं पे सूर्य है, ठीक है। लेकिन हमारा वायुमंडल जो है, मान लीजिए यहाँ से शुरू हुआ, 5 लेयर होती है वायुमंडल में, और जैसे जैसे आगे वायुमंडल बढ़ते जाते हैं तो ये सघन माध्यम चला जाता है। तो यहाँ से सूर्य से जो को हम देखते हैं और यहाँ से जो किरण आती है पहले यहाँ तक तो सीधी आती है, बट क्या है कि यहाँ पर जब वायुमंडल प्रवेश करती है तो फिर ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और जो सूर्य यहाँ कहीं होगा वो हमें कहीं पे दूसरी जगह पे दिखाई देता है, ऊपर थोड़ा दिखाई देने लगता है। अतः सूर्य की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में बाहर से आते हुए उत्तरोत्तर, यानी कि उत्तरोत्तर के मतलब लगातार बढ़ते हुए सघन माध्यम की ओर गमन करती हैं, और परिणाम स्वरूप ये किरणें अविलंब की ओर क्या करती हैं, झुक जाती हैं। इसी कारण जब सूर्य क्षितिज से थोड़ा नीचे होता है तभी हमें दिखाई देने लगता है, जब पूरी तरह से निकला नहीं होता है। बट जैसे सिक्का जो होता है थोड़ा ऊपर अपने स्थान से दिखाई देता है, तो सूर्य भी वैसे ही थोड़ा अपने स्थान से ऊपर दिखाई देने लगता है। ठीक इसी कारण सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक भी हमें सूर्य दिखाई देता रहता है, यानी कि वो सेम स्थिति होती है, यानी कि जब सूर्य निकल रहा होता है, यानी कि पूरी तरीके से निकल नहीं पाया और वो हमें दिखाई देने लगता है। ऐसे ही सूर्य जब अस्त हो जाता है तब भी हमें थोड़ा ऊपर स्थिति में दिखाई देता रहता है। तो ये दोनों एक ही स्थिति जो होती हैं वो लगभग इसको बयां करती हैं। अब देखिए यहाँ पे इस चित्र के माध्यम से थोड़ा सा देख लेते हैं। ये पृथ्वी है, ये क्या दिखाई गई है, पृथ्वी दिखाई गई है, और ये जो येलो कलर का पूरा क्षेत्र है ये वायुमंडल दिखाया गया है, ठीक है। अब सूर्य पता चला इसके ठीक सामने है इस समय,
ठीक है, ठीक सामने है ये, और यहाँ पे हम खड़े हुए देख रहे हैं। परंतु यहाँ से क्या होता है, यहाँ से क्या होता है कि ये सूर्य जो होता है फिर हमें इसकी आभासी स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, ये इसकी आभासी स्थिति दिखाई दे रही है। तो ये किसके कारण होता है, परावर्तन के कारण हो जाता है, परावर्तन के कारण हो जाता है। सूर्य की किरण जो है यहाँ से जाती है और वो क्या होती है, यहाँ से वायुमंडल शुरू हो गया, तो इसका क्या हो गया, अपवर्तन हो गया, इसके मार्ग से विचलित हो गई। ठीक है, ये क्या हो गया, ये अविलंब हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ये स्थिति कहाँ पे चली गई, यहाँ पे आ गई है। ऐसे ही सेम यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, इस स्थिति को भी आप समझ सकते हैं। ये वास्तविक स्थिति है और हमें चीज यहाँ पे ये सूर्य दिखाई दे रहा है, यानी कि सूर्य सुबह निकल रहा है, यहाँ पे है कहीं पे, और हमें दिखाई कहाँ पे देने लगता है, यहाँ पे है। यानी कि डूब गया है सूर्य, अब वो यहाँ आ गया है, लेकिन हमें दिखाई कहाँ दे रहा है, थोड़ा ऊपर दिखाई दे रहा है। तो इस ये थोड़ा बड़ा टॉपिक भी है। अब हम बात करेंगे कांच के स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, इसको किताब में कई प्रकार से सम दिया गया है और कहीं कहीं अलग अलग बुक्स में कांच का यहाँ पे हमने स्लैब लिया है, और कहीं कहीं पर बच्चों ये कांच का प्रिज्म भी लिया गया है। तो अगर आपको कांच का प्रिज्म लिखना है तो कांच का प्रिज्म लिख लीजिए, स्लैब लिखना है तो कांच का स्लैब लिख लीजिए। ठीक है, यानी कि आयताकार आप स्लैब या टुकड़ा कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे, हमें ये बात पता होनी चाहिए, एक इम्पॉर्टेंट बात ये पता होनी चाहिए। कौन सी बात पता होनी चाहिए, यहाँ पे इस स्लाइड से हम आपको एक बार पुनः बता देते हैं। यहाँ पे हमने, चलिए कोई बात नहीं, यहीं पे देख लेते हैं। यानी कि हम कहना ये चाह रहे हैं आपसे, इस बात का आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जब कोई किरण है, प्रकाश की किरण, और वो विरल से कहाँ जा रही है, विरल से कहाँ जा रही है, सघन में जा रही है भाई। विरल से कहाँ जा रही है, सघन में जा रही है। सघन में जाती है तो फिर वो अविलंब की ओर झुक जाती है, अविलंब की ओर झुक जाती है। और अगर सघन से जा रही है विरल की ओर, सघन से विरल की ओर जा रही है, तो फिर वो अविलंब से दूर हो जाती है। ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। विरल से सघन की ओर जाएंगे तो किरण कहाँ चली जाएगी, अविलंब की ओर झुक जाएगी। और जब हम सघन से विरल की ओर आएंगे तो किरण क्या होगी, तो किरण जो है अविलंब से थोड़ा दूर चली जाती है। तो क्योंकि इसी का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, अब हम देखते हैं यहाँ पे ये किरण कोई आ रही है, यहाँ पे ये किरण कोई आ रही है। ठीक है, और इस किरण को क्या कहेंगे, इस किरण को कहेंगे आपतित किरण। यहाँ पे हमने कोई नाम वाम नहीं दिया है, किताब में बहुत सारे ABCD करके सब नाम दिए हैं, उससे बड़ा कंफ्यूजन होने लगता है, इसलिए साफ साफ जो बात है, मेन बात वो समझ लीजिए। ठीक है, इस किरण को, ये जो आ रही है, इसको कहते हैं आपतित किरण। और यहाँ पर ये सतह है, कौन सी सतह है, कांच की। तो यहाँ पर जब इसमें कांच में प्रवेश करती है तो इसे जाना तो यहाँ चाहिए था। देखिए, यहाँ पर हम ले लेते हैं यही वाला कलर, ये वाला कलर, ये जो है इधर जाना चाहिए था इसको, बट ये कहाँ चली गई है, ये अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो गई है और किधर जो गई है, अविलंब की तरफ मुड़ गई है। क्योंकि यहाँ पे माध्यम जो है वो कैसा है, यहाँ पे माध्यम जो है वो विरल है। कैसा है ये माध्यम, विरल है, विरल माध्यम है। और यहाँ पे माध्यम कांच का है, तो आप समझ जाए कि ये सघन माध्यम है। और विरल से जब सघन में किरण जाएगी तो वो क्या होगी, तो वो अविलंब की ओर झुक जाएगी। किधर झुकेगी, अविलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, अब ये किरण यहीं पर जाने के बाद रुकती नहीं है, ये चली जाती है और आगे जाती है और आगे जाती है। ये तो कांच है, कांच में तो किरण रुकनी नहीं है, सीधे निकलती चली जाती है। और यहाँ पे फिर एक बार, यहाँ पे हम देख रहे हैं फिर एक बार क्या होता है, ये यहाँ पे कांच
कतल समाप्त हो जाता है। यानी कि यहाँ पे जो है पुनः वो वायु के माध्यम में जाती है। यानी कि आप कह सकते हो अब वो किरण विरल में जाती है। किस में जाती है? विरल में जाती है। यानी कि यहाँ पर कैसा माध्यम है? ये माध्यम है जो वो सघन का माध्यम है। सघन का माध्यम है और सघन से यहाँ पे विरल में जा रही है और सघन से विरल में जाएगी तो ये अविलंब से क्या हो रही है? इधर इसको इधर आना चाहिए था, लेकिन ये क्या चली गई है? अविलंब से दूर चली जाती है। यही बात अभी हमने बताई थी कि जब सघन से विरल में जाएगी किरण तो अविलंब से दूर चली जाएगी। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये है विरल माध्यम और विरल से कहाँ जाती है ये किरण? सघन में जाती है तो फिर अविलंब के पास आ जाती है। यानी कि बात यह है कि आप जो है सोच रहे थे ये किरण यहाँ पे आ रही है, ये किरण यहाँ पे जो आ रही है और वो आप सोच रहे थे कि हमें यहाँ कहीं पे दिखाई देगी। यहाँ कहीं पे आप सोच रहे थे हमें दिखाई देगी और आप यहाँ पे आग लगाए बैठे हुए थे हैं। आप सोच रहे थे यहाँ कहीं पे दिखाई देगी, लेकिन वो आपको कहाँ पे दिखती है? यहाँ पे दिखती है, क्योंकि किरण का हो जाता है क्या? विचलन हो जाता है। ये किरण क्या है? आपकी आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है। अब ये यहाँ प्लस फिर आपतित किरण बनती है, ये फिर अपवर्तित किरण बन जाती है। तो कांच के स्लैब में इस प्रकार से ये अपवर्तन देखने को मिलता है। चलिए इसको हमने थ्योरी में भी थोड़ा लिखा है तो इसको आप ध्यान देंगे। कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन को चित्र से समझिए। जब प्रकाश की किरण किसी आयताकार कांच से गुजरती है तो आपतित किरण तथा निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर होती हैं। लेकिन देखिए एक दूसरे के आपतित किरण जो है और निर्गत किरण एक दूसरे के यहाँ पे आपको समांतर दिखेंगी। यहाँ पर आपतित किरण और निर्गत, ये आपतित किरण है, ये वाली आपतित किरण है और ये निर्गत किरण एक दूसरे के क्या दिखती हैं? समांतर दिख रही हैं। इस समय समांतर एक दूसरे के समांतर होती हैं, लेकिन किरण अपने मार्ग से थोड़ा विस्थापित हो जाती हैं। जब प्रकाश की किरण आयताकार कांच की झिल्ली से गुजरती हैं तो निर्गत किरण तथा आपतित किरण के मध्य लंबवत दूरी पार्श्व विस्थापन कहलाती है। तो ये जो है लंबवत दूरी पार्श्व विस्थापन कहलाती है। तो इसको हम लोग अपनी भाषा में लिखेंगे और जहां पर हमें चीज दिखनी चाहिए थी, किरण दिखनी चाहिए थी, वहां से वो थोड़ा क्या हो जाती है? कहने का मतलब पार्श्व विस्थापन इसका हो जाता है और दूसरी जगह पे दिखाई देती है। निर्गत किरण तथा आपतित किरण के मध्य लंबवत दूरी जो है पार्श्व विस्थापन कहलाती है। लंबवत दूरी जो होगी वो क्या कहलाएगी? पार्श्व विस्थापन कहलाएगी। यहाँ पे ये जो हम बता रहे हैं, ये जो विस्थापन हो गया है इसका लंबवत दूरी का, तो ये पार्श्व विस्थापन कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अपने आप इसके बारे में थोड़ा लिखना है। पूरी बात हमने समझ ली है और जो कुछ एक दो टेक्निकल पॉइंट हैं वो हमने लिख दिए हैं। निर्गत किरण जो है वो अपवर्तित किरण को कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरण किसी आयताकार कांच से गुजरती है तो आपतित किरण तथा निर्गत किरण या अपवर्तित किरण एक दूसरे के समांतर होती हैं, लेकिन किरण अपने मार्ग से थोड़ा विस्थापित हो जाती हैं। जब किरण आयताकार कांच की झिल्ली से गुजरती हैं तो निर्गत किरण तथा आपतित किरण के मध्य लंबवत दूरी पार्श्व विस्थापन कहलाती है। तो इस तरीके से अपनी बात को भी अपने तरीके से इसको लिख सकते हैं और यहाँ पे भी इन चीजों को ऐड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे वर्ण विक्षेपण का। वर्ण विक्षेपण क्या होता है? अब वर्ण विक्षेपण यानी कि ये प्रिज्म है और यहाँ से ये जो श्वेत प्रकाश का मतलब जो सूर्य से प्रकाश आ रहा है उसे श्वेत प्रकाश ही होता है। वो इसको कांच से गुजारते हैं तो ये 7 भागों में बट जाती है, ऐसे 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 7 अलग अलग भाग। पहला ये देखिए रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, और इसी को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। और इसको शॉर्टकट में आप पहला अक्षर उठाएं BIBGYOR, तो बिबग्योर ये बनता है।
ठीक है, विव ग्योर के नाम से ध्यान रखते हैं, हिंदी में ध्यान रखेंगे तो बेजानी, बेजानी पी नाला, बे का मतलब बैंगनी, जा का मतलब जामुनी, नी का मतलब नीला, हा का मतलब हरा, पी का मतलब पीला, और ऐसे ही ये फिर नारंगी, फिर लाल। तो इस तरीके से ये 7 रंग हैं। तो यहाँ पे देखेंगे वर्ण विक्षेपण में इस इसका मुख्य इसका है, यहाँ पे इसका मुख्य कारण यह है कि विभिन्न रंगों की किरणें किसी माध्यम में भिन्न भिन्न वेग से गति करती हैं। ठीक है, ये ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ये जो होती है विभिन्न रंग की किरणें जो है, अगर तो वो अलग अलग गति से वेग करते हैं, अलग अलग गति से चलती हैं, इसीलिए ये ऐसा दिखाई दे रहा है। निर्वात के अतिरिक्त किसी भी माध्यम में लाल रंग के प्रकाश का वेग बैंगनी रंग के प्रकाश से अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये निर्वात तो है नहीं, यहाँ पे क्या किसकी बात कर रहे हैं हम, कांच की बात कर रहे हैं। अतः अपवर्तन के पश्चात बैंगनी रंग की किरण अविलंब की तरफ सबसे ज्यादा मुड़ जाती है। देखिए ये टेक्निकल पॉइंट हमने लिखे हैं यहाँ पे, जो आपको पढ़ लेने हैं। बाकी आप सीधी परिभाषा ये लिख दें, जब किसी प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में बट जाती है। और ये क्रम यहाँ से विबग्योर या बेजाना फिनाला से याद रखेंगे। ठीक है, इन 7 रंगों की पट्टी में मध्य रंग जो है पीला माना जाता है, तो यही इसी को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। बस वर्ण विक्षेपण के बारे में ज्यादा है नहीं, तो ज्यादा बात करेंगे नहीं। अब यहाँ पे बात आती है अपवर्तनांक की। किसकी बात आती है, अपवर्तनांक क्या होता है, तो इसकी बात करेंगे। अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये किस पर निर्भर करता है, माध्यम की प्रकृति पर, उसके घनत्व पर एवं प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। ठीक है, निर्भर करने दो। परंतु ये होता क्या है अपवर्तनांक, हम आपको बताते हैं कि देखिए ये किरण है जो आपतित किरण आ रही है, और यहाँ पे माध्यम कौन सा है, वायु है, और यहाँ पे माध्यम कौन सा है, कांच है, यानी कि सघन है, ये जो है कांच है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में किरण जाती है तो वो अपने मार्ग में जो होती है, मार्ग से विचलित हो जाती है। तो किस माध्यम में कितना विचलन होता है, तो इसी को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। यानी कि हम इसका सापेक्ष अध्ययन करते हैं। यहाँ पे इसका कैसे अध्ययन किया जाता है, सापेक्ष अध्ययन किया जाता है। देखिए हमने लिखा है बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, व लाल रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक सबसे कम होता है। अब परिभाषा पहले देख लो अपवर्तनांक। किन्हीं दिए हुए माध्यमों के युग्म, मतलब 2 माध्यमों की बात की जा रही है। माध्यमों के युग्म के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन, जो दिशा परिवर्तन होता है, तो दिशा परिवर्तन को अपवर्तनांक के रूप में समझा जा सकता है या व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये 2 माध्यमों में जो यहाँ पे वायु से यहाँ पे कांच में जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है दिशा में, यानी कि इसको इधर जाना चाहिए था, इधर चली गई है। तो ये जो परिवर्तन ही है कि वो क्या कहलाता है, दिशा परिवर्तन हो रहा है, तो यही क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। अपवर्तनांक को किसी किसी किताब में एन से व्यक्त किया गया है, लेकिन ज्यादातर इसको म्यू से व्यक्त करते हैं। देखिए म्यू से कैसे व्यक्त करते हैं, इस तरीके से म्यू होता है, यू होता है म्यू। अब पूरी बात यहाँ पे समझ में आएगी आपके, क्योंकि अब इसी प्रकार से किसी माध्यम के हवा में सापेक्ष अपवर्तनांक को प्रकाश के हवा में वेग, प्रकाश के हवा में वेग एवं, देखिए ये किसकी बात कर रहे हैं, अपवर्तनांक एक तरीके से 2 प्रकार का होता है, सापेक्ष और निरपेक्ष। तो सापेक्ष अपवर्तनांक जो होता है वही अपवर्तनांक भी की भी परिभाषा होती है। तो हवा की बात कर रहे हैं तो प्रकाश क्या हवा में वेग एवं प्रकाश के उस माध्यम में वेग, प्रकाश के उस माध्यम में वेग के अनुपात को दर्शाया जाता है। जैसे इसी के लिए हमें अपवर्तनांक निकालना है, तो आप म्यू बराबर लिखेंगे। ठीक है, म्यू बराबर लिखेंगे प्रकाश का हवा में वेग जो होगा, और प्रकाश का जो दूसरा माध्यम है उसमें वेग, तो v1/v2 लिख सकते हैं।
ठीक है। तो ऐसे ही आप पानी का निकाल सकते हैं, इसको 1-2 माना है तो ये किसका अपूर्णांक कहलाएगा, ये कांच का अपूर्णांक निकाला गया, निकालेंगे आप। ठीक है, जिसका आप निकालते हैं यानी कि उसका एक तरीके से नीचे लिखते हैं। ठीक है, यानी कि हवा के सापेक्ष ये कांच का अपवर्तनांक होगा, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा। कैसे निकालेंगे, प्रकाश का हवा में वेग बटे प्रकाश का माध्यम में वेग, और इसको लिखेंगे यहाँ पे म्यू और 2/, पहले लिखा है 2 को इसलिए लिखा गया है क्योंकि भैया ये माध्यम कांच जो है वो 2 है, माध्यम बन जो है वो वायु है। ऐसे ही यहाँ पे आप जल का भी निकाल सकते हैं। तो म्यू जो है W यहाँ पे लिखा है, W वाटर, और A जो है एयर। तो प्रकाश का हवा में वेग बटे प्रकाश का पानी में वेग BA/VW। ठीक है, तो ये पूरी बात समझेंगे तो ये इसकी परिभाषा समझ पाएंगे हम लोग, अन्यथा इसको समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो प्रकाश के हवा में वेग एवं प्रकाश के उस माध्यम में वेग के अनुपात को ही क्या कहते हैं, ये सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, कि इसके सापेक्ष देखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर वायु के सापेक्ष देख रहे हैं कांच में। ठीक है, यहाँ पे दूसरे में हमने देखा वायु के सापेक्ष जल में, तो किसी के सापेक्ष आप देखेंगे कितना क्या अपवर्तनांक हो रहा है। और हीरे में जो होता है, हीरा सबसे ठोस पदार्थ है, तो हीरे में ये अपवर्तनांक जो होता है सबसे अधिक होता है। हीरे का पूर्णांक यहाँ पे सही कर लेंगे, 2.42 होता है, 2.42 होता है। इसका अपवर्तनांक यह है कि प्रकाश की चाल का ये 1/242 गुना कम हो जाता है। यहाँ पे प्रकाश की चाल जो होती है, चाल जो होती है, स्पीड जो होती है वो 242 गुना कम हो जाती है। किसमें, हीरे में। हीरा, ठीक है, निर्वात की अपेक्षा बात की जा रही है, तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल रहती है उसकी 242 गुना कम हो जाती है। चलिए अब हम बात करेंगे किसकी, सापेक्ष अपवर्तनांक की। सापेक्ष अपवर्तनांक की ही बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे यहाँ पे सापेक्ष यही अपवर्तनांक, वैसे निरपेक्ष अपवर्तनांक भी जो होता है, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक को हमने यहाँ पे नहीं लिया है, तो ज्यादा इसको देखने की आवश्यकता नहीं समझी तो इसको हटा दिया है। चलिए, हाई स्कूल वाले इतना ही देखेंगे तो पर्याप्त कम हो जाएगा। अब लेंस की बात करेंगे, यहाँ पे हम किसकी बात करने जा रहे हैं, अब लेंस की, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ कैसे होते हैं, गोलीय होते हैं, लेंस कहलाता है। अब देखिए इसके दोनों पृष्ठ जो हैं वो गोल हैं, चाहे उत्तल लेंस हो, ये उत्तल लेंस भी ऐसा होता है, इसके भी दोनों पृष्ठ गोल होते हैं, चाहे अवतल हो तो इसके दोनों पृष्ठ गोल होते हैं। तो यही लेंस की परिभाषा हो जाती है, दोनों पारदर्शी माध्यम होंगे और दोनों पृष्ठ गोल होंगे, लेंस कहलाएंगे। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पे बात करेंगे किसकी, नंबर 1 पे बात करेंगे हम उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस भी इसको कहते हैं। तो ये उत्तल लेंस है, इसके दोनों जो ये सतह है कैसे हुए, उभरे हुए हैं, मोटा है बीच में, ये बीच में मोटा होता है। ये वह लेंस जिसके बाहरी, दोनों बाहरी गोलीय पृष्ठों का उभार बाहर की ओर हो, उत्तल लेंस कहलाता है। या आप कहो बीच में मोटा होता है, सीधी बात ये जानो, अपनी आम भाषा है ये है। दोनों लेंस जो दोनों तल जो है बीच में मोटे होते हैं भाई, उभरे हुए होते हैं, गोलीय पृष्ठीय, तो इसी ऐसा होता है उत्तल लेंस। इस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, इस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि यहाँ से जो किरणें जा रही हैं एक स्थान पे इकट्ठा कर देता है। ठीक है, इसीलिए इस लेंस को क्या करते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसके बाद हम नंबर 2 पे बात कर रहे हैं अवतल लेंस की। नंबर 2 ये है, नंबर 2, तो नंबर 2 पे क्या है, ये अवतल लेंस, इनकी कॉनकेव लेंस, वह लेंस जिसके दोनों बाहरी गोल पृष्ठ कैसे होते हैं, इसमें अंदर की ओर धसे हुए होते हैं, बीच में पतला होता है, ये ऐसा होता है, ये बीच में पतला होगा, यानी कि जिसके दोनों गोली जो पृष्ठ होते हैं अंदर की ओर धसे हुए होते हैं, मुड़े हुए होते हैं, झुके हुए होते हैं, वक्रित होते हैं, उसे अवतल लेंस कहते हैं। इस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इस लेंस को
अपसारी लेंस भी कहते हैं। अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? इसको अपसारी लेंस इसलिए कहते हैं कि यहाँ से कोई किरण आएगी तो ये फैला देता है, दूर दूर फैला देता है। ये यहाँ से किरणें आएंगी तो ये दूर दूर फेंकता रहता है। ठीक है, तो अपसारी का मतलब फैलाने से मतलब है, अभिसारी का मतलब एकत्र करने से होता है। तो इसीलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये गुजरने वाले प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है? अपसरित कर देता है। तो ये उत्तल लेंस अवतल लेंस की बात हो गई। ठीक है, ये अवतल लेंस के प्रकार यहाँ पे दे दिए हैं हमने, वैसे इसकी हाई स्कूल में जरूरत है नहीं। ओ भैया, अवतल लेंस दोनों ही ये तरफ से दबा हुआ है। समावतल लेंस एक तरफ पे प्लेन है, दूसरी तरफ से दबा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ से उठा हुआ है, अंदर दबा हुआ है, तो उभय अवतल लेंस। ठीक है, आप इसी को समझें। तो ये अवतल लेंस की बात हो गई। अब देखिए, हम इसमें अवतल लेंस में कुछ शब्दावली प्रयोग होगी। तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं? इसमें प्रयोग होने वाली जो शब्दावली होगी, शब्दावली की बात करेंगे। ठीक है, इस भाषा को हमें आना चाहिए, तभी हम इनके उसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की सही जानकारी कर पाएंगे। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, इसके बारे में देखेंगे, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या होता है? देखिए, ये लेंस जो है वो किसी लेंस जो होते हैं, लेंसों को हम क्या करते हैं? किसी गोले का छोटा भाग मान सकते हैं, और ये गोले का जो केंद्र होगा, अभी ये यहाँ पे उत्तल लेंस है, ये या अवतल लेंस है। तो ये अवतल लेंस जो है वो किसी गोले का ही भाग होता है, यहाँ पे इसका केंद्र होगा, तो ये क्या हो गया? ये इसका हो गया है वक्रता केंद्र। तो यही बात हमने लिखी है, हम लेंस के वक्र पृष्ठों को खोखले गोले का छोटा भाग मान सकते हैं। उन गोलों के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ये देखिए, ये जो है ऐसा उत्तल लेंस है यहाँ पे। ठीक है, और ये दोनों क्या है? ये उत्तल लेंस है, और यहाँ पर इस गोले का क्या है? ये केंद्र है। तो इस गोले के केंद्र को ही क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहेंगे। यदि लेंस के दोनों पृष्ठ वक्र हैं तो उसे वक्रता केंद्र भी दो होंगे। ठीक है, जैसे C1 और C2 हो सकते हैं। तो यहाँ पे वक्रता केंद्र को हमने समझा। अब मुख्य अक्ष क्या होगा? यानी कि लेंस के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सरल रेखा, यहाँ पे ये जो केंद्र है गोले का, इन दोनों को दो हैं तो इनको मिलाइए, तो इसी को यानी कि बीच से जो लाइन आ जाएगी उसी को मुख्य अक्ष कहते हैं। इन दोनों केंद्रों को वक्रता केंद्र से जाने वाली लाइन जो होती है, या दो केंद्र हैं वक्रता केंद्र, तो उनको मिलाने वाली रेखा को ही क्या कहेंगे आप? मुख्य अक्ष कहेंगे। इसके बाद प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? जहां से किरण ये गुजर जाती है, ठीक है, बिना मुड़े हुए सीधे निकल जा रही है, और जिस लेंस के जिस मध्य बिंदु से निकलती है उसी को क्या कह देते हैं? प्रकाशिक केंद्र कह देते हैं। किसी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित बाह्य बिंदु जहां से गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना मुड़े ही सीधे अपवर्तित हो जाती है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। यदि लेंस की दोनों वक्रता त्रिज्याएं समान हो तो प्रकाशिक केंद्र मुख्य अक्ष पर ठीक लेंस के बीचों बीच यहाँ पे बनता है। ज्यादातर यही केस देखने पड़ना है आपको। ठीक है, तो ये बीचों बीच लेंस के यहाँ से गुजर जाती है किरण, तो इसी को क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसके बाद हम मुख्य फोकस को समझ लेते हैं। ये जो है मुख्य फोकस क्या है? जहाँ पे किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसी को क्या कह देते हैं? मुख्य फोकस कह देते हैं। ये आपसे ये परिभाषाएं बहुत कम पूछी जाती हैं, लेकिन इस थ्योरी को आप समझेंगे नहीं तो आप आगे की बात जो है चित्र नहीं समझ पाएंगे, इसलिए इनको समझना आवश्यक हो जाता है। तो लेंस के दोनों ओर दो मुख्य फोकस होते हैं। लेंस के ओर तो ये दर्पण है नहीं, तो इसमें दोनों ओर फोकस हो जाते हैं। और परिपाटी के अनुसार हमेशा जो आपतित किरण कहाँ से आती है? बाईं ओर से आती है। ठीक है, तो आपतित होती है बाईं ओर के फोकस को, इसीलिए F1 कहा जाता है इधर वाले को, और इधर वाले को कहते हैं F2। ठीक है, तो ये यहाँ पर
F1 और ये वाला F2। यहाँ पे ये किरणें, इनको ये तो मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो इसको मुख्य फोकस कहेंगे। यहाँ पे ये वास्तव में मिल रही हैं, तो इसको भी मुख्य फोकस ही कहेंगे आप। ठीक है, तो अब हमें जो बात पढ़नी थी वहां पे पहुंच गए हैं, इसी के लिए इसकी तैयारी कर रहे थे एक तरीके से। तो यहाँ पे हम देखेंगे उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। तो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब के निर्माण की बात हम करने जा रहे हैं। तो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण जो है वो अब देखेंगे। पहले नंबर पे सबसे दूर से यहाँ पे वस्तु को रखेंगे जब बिंब अनंत पर हो। बिंब के मतलब वस्तु जब कहाँ रखी हो, अनंत पर। तो अनंत पर रखी है, तो ये कहाँ पे काटती हैं, ये मुख्य फोकस पे काटती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। ये किरणें कहाँ पे काटती हुई दिख रही हैं, मुख्य फोकस पर ये मिलती हुई दिख रही हैं। जब वस्तु यानी कि बिंब कहाँ पर है, अनंत पर है। तो अनंत से आने वाली किरणें समांतर होती हैं। जब ये समांतर किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होंगी तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा। तो इतनी बात हमें ध्यान रखनी है। अनंत से आने वाली समांतर किरणें मुख्य अक्ष से कुछ झुकी होती हैं, तो प्रतिबिंब फोकस तल के किसी बिंदु पर बनेगा। बहरहाल हमें इस लाइन को हटा देते हैं, इसको ध्यान नहीं रखना है, मेन पॉइंट है वो हमें ध्यान रख लेना है। अब देखिए प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे है, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे है, ये जो स्थिति है, ये जो स्थिति यहाँ पे हमने लिख दी है, प्रतिबिंब की स्थिति F2 पर है। कहाँ पे है, F2 पर है। प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, F2 पर। प्रतिबिंब का आकार कैसा है, बहुत छोटा है, बिंदु के आकार का है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, वास्तविक है। और ये कैसा बनता है, ये बिंदु के आकार का बनता है। तो अब हम तीसरा पॉइंट ले लेते हैं। अब हम अनंत से कहाँ पे आ गए हैं, अनंत से आ गए हैं थोड़ा सा, ये वक्रता केंद्र से थोड़ा पीछे हैं। ठीक है, अब हम वक्रता केंद्र से थोड़ा ये पीछे हैं। एक मिनट के लिए जरा माफी चाहेंगे। ठीक है, तो अनंत से तो थोड़ा पास आ गए हैं, वक्रता केंद्र से थोड़ा अभी पीछे हैं। तो यहाँ पे फिर प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, हम देख रहे हैं प्रतिबिंब ये यहाँ पे बन रहा है, यानी कि ये वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में ये प्रतिबिंब बनता हुआ मिलता है। तो इस चित्र को देखेंगे, ये किरण यहाँ से आ रही है, ये किरण यहाँ से आ रही है और यहाँ पे ये मिल जा रही है। तो प्रतिबिंब की स्थिति मुख्य फोकस F2 तथा वक्रता केंद्र C2 के बीच ये बनता है। ठीक है, और प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, छोटा होता है। किससे छोटा होगा, वस्तु से छोटा। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक होगी और उल्टा बन रहा है, तो ये उल्टा होगा। इसके बाद हम अब कहाँ पे नंबर 3 की बात करेंगे। ये जो है नंबर 3 है। ठीक है, जब वस्तु जो है यानी कि बिंब जो है कहाँ पे हो, C1 पर हो। ठीक है, अभी हम C1 से पीछे थे, अब C1 पे ले आए, थोड़ा और आगे बढ़ा लिया। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे बन रही है, प्रतिबिंब की स्थिति आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे अब फोकस से पहले बन रहा था, फोकस पे ही बन रहा है ये। ठीक है, नहीं फोकस पे यानी कि वक्रता, ये वक्रता केंद्र पर है, जरा धीरे ध्यान दें, वक्रता केंद्र पे है। आपको ये उसको F2 कह सकते हैं या C2 कह सकते हैं, यानी कि वक्रता केंद्र पर ये बन रहा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है, ये वक्रता केंद्र पर C2 पर। अब वक्रता केंद्र पर हमने यहाँ पे रखा है। देखिए ये लेंस है, तो इनमें फोकस दूरियां भी दो हो जाती हैं। ठीक है,
और ये वक्रता केंद्र भी ये 2 हो जाते हैं। तो सीधी बात है, वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो ये वक्रता केंद्र पे ही आपको प्रतिबिंब इसका बनेगा। कहाँ बनेगा? समान आकार का बनेगा, वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। नंबर 3 हो गई। नंबर 4 पे ध्यान दें। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे, यानी कि बिंब कहाँ पे है। अब हमने आगे और बढ़ा दिया है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रख दिया गया है। तो फिर यहाँ से ये देखिए, अब वो जितना आगे जा रहे हैं उतना ही ये प्रतिबिंब पीछे बन रहा है और बड़ा होता जा रहा है। यानी कि प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? वक्रता केंद्र C2 से भी दूर, यानी कि परे के मतलब दूर। और प्रतिबिंब का आकार कैसा है? ये बड़ा है, काफी बड़ा है, विवर्धित है। और प्रकृति कैसी है? वास्तविक तो है ही लेकिन उल्टा है। तो ये चित्र हमें बनाने होते हैं, इनका थोड़ा अभ्यास करिए तभी ये चीजें सीख पाते हैं। इसके बाद में अगला पॉइंट ये नंबर 5 पे है। नंबर 5, जब बिंब कहाँ है? बिंब के मतलब वस्तु उत्तल लेंस के मुख्य फोकस यानी कि F1 पर पहुंच चुके हैं। अब हमने यहाँ पे और वस्तु आगे बढ़ा दी है, F1 पे रखी है। तो ये किरण अब हमें मिलती हुई प्रतीति नहीं हो पा रही, कहीं जाके पता नहीं कहाँ आगे जाके मिल जाएगी। ठीक है, तो ये फिर प्रतिबिंब की स्थिति हमने इसीलिए क्या लिखी है भाई? अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा? बहुत ही बड़ा हो सकता है, विवर्धित हो सकता है, और वास्तविक तो होगा लेकिन होगा उल्टा ही, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें जो प्रतिबिंब बन रहे हैं वो सब वास्तविक ही बन रहे हैं। इसके बाद 5 के बाद नंबर 6 पे आ जाते हैं। अब हमने क्या किया है? जब बिंब को और आगे, अब हम कहाँ पहुंच गए हैं? ये प्रकाशिक केंद्र है और ये फोकस, यही लास्ट स्टेज पहुंच जाती है, सबसे पास इसी यही है। तो ये जब बिंब उत्तल लेंस के मुख्य फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच हो तो फिर कहाँ पे बनेगा? ये आप देख लीजिए। ये इधर तो अब मिलेगा नहीं, तो आप इधर पीछे ले जाके मिला सकते हैं। ये फिर कैसा हो गया? आभासी हो गया। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? बिंब की तरफ ही, जहां वस्तु रखी थी उधर ही, वक्रता केंद्र से परे। ठीक है, और प्रतिबिंब काफी बड़ा, विवर्धित। प्रतिबिंब की प्रकृति तो आभासी है लेकिन यहाँ प्रतिबिंब जो है सीधा प्राप्त होगा। ठीक है, बड़ा होगा, सीधा होगा, और जिधर वस्तु रखी है उधर ही प्राप्त होगा। तो ये जो स्थितियां हैं इनको सही से समझ लेना है, इन स्थितियों के चित्र का अभ्यास सही से कर लेना आपको। ठीक है, एक बार इसका यहाँ पे पुनर्अभ्यास कर लेते हैं। देखिए, पुनर्अभ्यास यहाँ पे हम करते हैं। तो पहले नंबर पे क्या है? बिंब की स्थिति अनंत पर है, सबसे दूर रखा है। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? F2 पर बन रहा है, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, बिंदु के समान बनेगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे बिंब की स्थिति क्या है? थोड़ा सा पास ले आए तो अनंत, और जो 2F1 है, ठीक है, तो उससे क्या है? उसके बीच में कहीं पे आ गया है, यानी कि वक्रता जो त्रिज्या रहती है, वक्रता केंद्र रहता है, तो उसके कहीं बीच में है, या 2F1 आप कह सकते हैं। तो ये कहाँ पे बनेगा? F2 व 2F2 के कहीं पे बीच में बन रहा था। ठीक है, और वास्तविक उल्टा इसमें भी है, वास्तविक उल्टा ज्यादातर है और छोटा बनता है जैसे जैसे पास में जाएंगे। अब ये सबसे नंबर 3 वाली पोजीशन अच्छी है, आपने यहाँ पे कहाँ पे पहुंचा दिया है? 2F1 पर पहुंचा दिया है। तो ये कहाँ पे बनेगा? 2F2 पर ही बनेगा जाके, और उल्टा तो होगा, वास्तविक होगा, बराबर आकार का बनेगा। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे, 2F1 व F1 के बीच में पहुंच गए अब हम। तो ये 2F2 अनंत के बीच बनेगा, वास्तविक का उल्टा बनेगा, बिंब से बड़ा बनेगा। अब हम F1 पर पहुंच चुके हैं, इसीलिए प्रतिबिंब की स्थिति और दूर बन रही है, अनंत पर बन रहा है, वास्तविक का उल्टा होता गया है। उल्टा सभी में है, वास्तविक उल्टा अत्यधिक बड़ा हो गया है। F1 पर पहुंच गए हैं और प्रकाशिक केंद्र के बीच में ये अंतिम स्थिति है। तो लेंस के उसी तरफ बिंब या वस्तु की ओर बनेगा, आभासी सीधा बनेगा, बिंब से बड़ा बनेगा। तो ये जो बच्चों हैं उत्तल लेंस के द्वारा ये स्थितियां हमने देखी हैं। अब हम बात करेंगे अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की स्थितियां, और इसमें भी ये 2 हैं।
ठीक है, तो ज्यादा है नहीं, देख लेते हैं इनको। यानी कि अवतल लेंस में बिंब यानी कि वस्तु की मात्र दो स्थितियां बनती हैं। ये स्थितियां इस प्रकार हैं। पहला आप अनंत पर रखें, ठीक है, पहला आप कहाँ पे रखें, पहली बिंब जो वस्तु जो है कहाँ पे रखेंगे, अनंत पर। और दूसरी स्थिति जो है अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रख सकते हैं। तो ये पहला अनंत है, अनंत वाला यहाँ पे दिया गया है, और दूसरा जो है प्रकाशिक केंद्र और अनंत के बीच का चित्र दिखाया गया है। चलिए दोनों स्थितियों को एक एक करके हम देखते हैं क्या हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं, जब हमने अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का, जब वस्तु अनंत पर है, जब अनंत पर है तो हमें कैसा दिखाई देगा चित्र, ये आपको देखना है। कहीं से अनंत से ये किरण आ रही है, और ये यहाँ पे ये तो अपसारी लेंस होता है ना, फैला देता है, ये इधर फैला देगा, ये कभी मिलेंगी नहीं यहाँ पे, आगे कहीं नहीं मिलेंगी। तो फिर आप आभासी डट डट करके मिलाएंगे, ये फिर कहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती है, आभासी रूप में जब मिलाते हैं तो ये यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती है। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे है, F1 पर है। प्रतिबिंब का आकार कैसा है, अत्यधिक छोटा है, और ये बिंदु के आकार का हमें दिखाई दे रहा है, आभासी है, सीधा है, ठीक है। दूसरी स्थिति, ये दूसरी स्थिति है जब बिंब, नंबर 2 लिखेंगे इसे, जब बिंब अनंत तथा अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच हो, ठीक है। तो ये बिंब जो है अवतल लेंस और प्रकाशिक केंद्र के बीच है। तो इसको देखिए, ये यहाँ पे आ गए, ये प्रकाशिक केंद्र O जो है ये प्रकाशिक केंद्र है, और अनंत तो नहीं है, अब हमने यहाँ पे रख दिया आगे है। ये अनंत जो स्थिति दिखाने के लिए डायरेक्ट लाइन से खींच देते हैं, रखते नहीं वस्तु को, कहीं रखी होगी पता नहीं कहाँ रखी भाई, ठीक है। तो कहाँ पे प्रतिबिंब बना है, ये किरण है, ये आई है, इधर चली गई, और ये इधर से निकल गई। तो यहाँ पे फिर इसे वापस लाते हैं, तो यहाँ पे ये बनता प्रतीत होता है। यानी कि प्रतिबिंब का आकार तो छोटा बन रहा है, देख रहे हैं हम, छोटा है। प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी है, क्योंकि डैश डैश करके हमें मिलाना पड़ा है, ठीक है, आभासी इसीलिए प्रकृति है। और प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है, F1 ये है, और ये प्रकाशिक केंद्र है, तो इसके बीच में ये बनता दिख रहा है, सीधा प्रतिबिंब बना है, ये सीधा प्रतिबिंब है, ठीक है। तो ये दो ही स्थितियां हैं इसकी अवतल लेंस की, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे अवतल लेंस की दो स्थितियां हैं, लेकिन दर्पण में अवतल लेंस की 6 स्थितियां पढ़नी होती हैं, उत्तल लेंस की 2 पढ़नी होती हैं। यहाँ पे लेंस में उत्तल लेंस की आपको पढ़नी होती है कितनी, 6, और अवतल लेंस की 2 स्थितियां पढ़नी होती हैं। स्थितियां ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए इसको शॉर्टकट में देख लें आप। पहली स्थिति पे बिंब की स्थिति यहाँ पे लिखी हुई है, पहली स्थिति है अनंत पर रखा है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये F1 फोकस पर बनेगा। स्वरूप क्या होगा इसका, आभासी व सीधा होगा, अत्यधिक छोटा होगा, बिंदु के आकार का होगा, कहने का मतलब ये है। अनंत व प्रकाशिक केंद्र के बीच यहाँ रखा गया है, ये अनंत है, कहीं दूरी बहुत ज्यादा दूर है, ये प्रकाशिक केंद्र के बीच ये रखा गया है। ये किरण इधर चली गई है, और ये इधर किरण निकल गई है, इसको डैश डैश करके लाते हैं, यहाँ पे मिलता है। तो ये F1 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच मिलता है, आभासी व सीधा होता है, और बिंब से छोटा होता है, ठीक है। तो ये आभासी और सीधा दोनों स्थितियां एक ही जैसी यहाँ पे ये देखने को मिलती है। तो इन दोनों स्थितियों का हमने अभ्यास भी किया है। अब हम लेंस सूत्र देख लेते हैं। लेंस सूत्र क्या होता है, ये लेंस सूत्र यहाँ पे दिया हुआ है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f क्या होता है, ये फोकस दूरी है, 1/v क्या है, ये प्रतिबिंब की दूरी है, और 1/u क्या है, तो ये जो है लेंस से ये जो वस्तु रखी जाती है उसकी दूरी है, बिंब की दूरी या वस्तु की दूरी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें लिखी भी हुई हैं लेंस सूत्र में, ये बिंब की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी, ये लेंस से v, फोकस दूरी f, तो इससे ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। उपरोक्त लेंस सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी गोलीय लेंसों के लिए।
ठीक है, तो दर्पण का की बात हम करते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है, दर्पण ये तो लेंस का सूत्र है, वहां पे ये प्लस चिन्ह हो जाता है माइनस की जगह पे। ठीक है, ये माइनस की जगह पे यहाँ पे जो है वो प्लस चिन्ह हो जाएगा, तो वो दर्पण के लिए होगा। हालांकि इसकी चर्चा जब सवाल हम शुरू करेंगे तो वहां पर पहले सही से कर लेंगे। अब हम आवर्त ये आवर्धन क्षमता की बात करेंगे। आवर्धनता यहाँ पे लिखा है आवर्धनता, तो आवर्तन क्षमता या आवर्धनता तो ये क्या होती है, देखिए यहाँ पे तमाम हमने प्रतिबिंब बनाए। ठीक है, ये जो उत्तल लेंस लिया तब भी हमने देखा किरणें आ रही थी ये, और ये क्या हो रहा था, प्रतिबिंब बन रहा था। तो ये यहाँ पे देखते हैं कि वस्तु से कितना छोटा बना कितना बड़ा बना, तो इसी अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धनता कहते हैं। तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई यानी कि वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही क्या कहते हैं, ये आवर्धन क्षमता कह देते हैं। किसी लेंस द्वारा बिंब को आवर्धित करने की क्षमता को आवर्धनता कहते हैं, या आप कह सकते हैं प्रकट करने की क्षमता को है। ठीक, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की को प्रतिबिंब की ऊंचाई h, प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश से दिखा रहे हैं, और वस्तु की ऊंचाई h के अनुपात के रूप में दर्शाते हैं। इसी बात को आप ध्यान रखें, ये टेक्निकल पॉइंट जो है थोड़ा ध्यान समझ में नहीं आता। और बिंब की ऊंचाई h जो है, h बिंब की ऊंचाई सामान्यतः धनात्मक ली जाती है, क्योंकि बिंब जो होता है अक्ष के ऊपर रखा जाता है। यदि प्रतिबिंब उल्टा बने तो प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है कैसी लेंगे आप, ऋणात्मक लेंगे। तो ये है, इस अनुपात को आप ध्यान रखेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई के अनुपात को ही क्या कहते हैं हम, आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो ये तो हो गया है। अब लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता क्या होती है, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को फैलाने या एकत्र करने की क्षमता। हमें पता है कि अवतल लेंस क्या करता है, किरणों को फैला देता है, इधर उधर भेज देता है, लेकिन उत्तल लेंस क्या करता है, वो प्रकाश किरणों को एक जगह पे एकत्र कर देता है। तो यही करने की क्षमता, वितरण या फैलाने या एकत्र करने की क्षमता को ही क्या कह देते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, या अभिसरण या अपसरण करने की क्षमता को, अपसरण करने की मात्रा को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। इसका या लेंस की क्षमता जो होती है प्रकाश दूरी का व्युत्क्रम होती है, यानी कि लेंस क्षमता आप लिखेंगे P बराबर 1/f। ठीक है, यानी कि फोकस जो दूरी जितनी बढ़ेगी, ठीक है, उतना ही लेंथ जो होता है वो क्या होता है, लेंथ की क्षमता उसको अभिसरण या अपसरण करने की क्षमता उसकी क्या होगी, कम होगी, ये कह रहे हैं लेंथ क्षमता। लेंथ की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, 1D बराबर 1m प्रति 1 मीटर लिख सकते हैं। तो 1 डायोप्टर उस लेंथ की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। तो यहाँ पे अब हम एक दो पॉइंट ये भी देख लेते हैं। उत्तल लेंथ की क्षमता कैसी होती है, धनात्मक होती है, ये हमें ध्यान रखना है। अवतल लेंथ की क्षमता जो होती है वो ऋणात्मक होती है। ठीक है, उत्तल लेंथ की जो क्षमता लिखेंगे तो वो धनात्मक लिखेंगे, और अवतल लेंथ की जो क्षमता लिखेंगे वो ऋणात्मक लिखेंगे, ऋणात्मक लिखेंगे। तो यहाँ पे जैसे अनेक प्रकाशिक यंत्रों में कई लेंस लगे होते हैं, उन्हें प्रतिबिंब को अधिक आवर्धित तथा सुस्पष्ट बनाने के लिए जोड़ना है।
संयोजन किया जाता है। संपर्क में रखे गए लेंसों की कुल क्षमता जो है अगर निकालनी है तो आप P बराबर P1 P2 P3 करके निकाल सकते हैं। ये बात हमें सीखने को मिल ही जाएगी, सवाल करेंगे तो उसमें देखने को मिल जाती है। तो ये जो है आज के लिए यहाँ पे हमने चीजों को देखा है और लगभग ये जो चैप्टर है हमारा लगभग नहीं बिल्कुल कंप्लीट हमने किया है। और इस चैप्टर का आप रिवीजन करें, बार बार इसका अध्ययन करें और जो सवाल है सवालों के लिए हम एक अलग से इसका वीडियो बनाएंगे, एक क्लास अलग से रहेगी तो उसमें दोनों ही प्रकार के लेंस और दर्पण दोनों पर आधारित सवाल उसमें करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।